यूपी में बीजेपी करेगी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत, तो कांग्रेस का रायबरेली में शक्ति संवाद। गोल्डन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने शख्स को पीट पीट कर मार डाला। मुख्यमंत्री नीति में संशोधन, समाज सुधार अभियान के तहत 22 दिसंबर को जाएंगे चंपारण। नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और खबरें विस्तार से। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। कल पीएम मोदी ने यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की शिलान्यास किया था, तो आज पीएम गोवा के लिबरेशन डे के मौके पर गोवा पहुंच रहे हैं, जहां वो चुनाव से पहले करीब 600 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे गोवा पहुंचेंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उनका मुख्य कार्यक्रम गोवा मुक्ति दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन विजय में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का होगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होना है। भारतीय सेना ने 1961 में ऑपरेशन विजय पुर्तगाली शासन से गोवा को आजाद कराने के लिए चलाया था, जिसके पूरा होने के बाद गोवा आजाद हुआ था। आज उसी जीत की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पीएम गोवा पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी पार्टियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। कहीं रैली, कहीं रोड शो, तो कहीं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। उत्तर प्रदेश के नेताओं का पूरा दिन इसी तरह चुनावी प्रचार में बीत रहा है। आज रविवार की छुट्टी है, लेकिन नेताओं के कार्यक्रम में आज के दिन को भी सुपर संडे बना दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी, तो वहीं प्रियंका गांधी आज रायबरेली में महिला कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति संवाद करेंगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, यूपी चुनाव को लेकर लगातार अगर बात करें, तो जहां एक तरफ बीजेपी सक्रिय है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार जोर अपनी पूरी तरीके से डाल चुकी है और जनता को लुभाने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से जोरों शोरों से जारी है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ तीन पार्टी है, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि यूपी चुनाव को यूपी की जो खुशी है योगी आदित्यनाथ की, उसे सुरक्षित रखा जाए और इसको लेकर जन जन तक पहुंचने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को। और इसी को लेकर आज योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, तमाम नितिन गडकरी, तमाम बड़े जो लीडर हैं, आज उस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। जनता से जुड़ने की एक कोशिश की जा रही है, रथ यात्रा निकाला जाएगा और उसमें तमाम मतदाता वो लोग हरी झंडी दिखाकर इन तमाम को अभियान को की शुरुआत करेंगे। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस भी लगातार जो उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वो योगी आदित्यनाथ के हाथों से छीना जाए और इस मोर्चे की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है और इसी को लेकर आज शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रायबरेली में। रायबरेली और अमेठी का जो इलाका है गांधी परिवार का, गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा है और इस इलाके से ही इस अभियान की शुरुआत करनी है। तीसरा जो एक बड़ा लीडर जैसे आप कह सकते हैं अखिलेश यादव, उनकी भी कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बात आप बसपा की अगर बात कर ली जाए, तो बसपा के जो कद्दावर लीडर हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो भी रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासी स्थिति है उसमें हलचल तेज है और ये सब चुनाव को देखते हुए, क्योंकि हर पार्टी को पता है कि मार्च में जो इलेक्शन होने जा रहा है वहां पर उत्तर प्रदेश में अपनी धमाकेदार एंट्री करनी है और 10 सीट जीतनी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। कांग्रेस, बसपा और सपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन पूजा इसके बाद भी नजदीक आएगा, तमाम राजनीतिक पार्टी और भी अपना अभियान जो है जनता से कनेक्ट होने का जो अभियान है, रैली है, धरना प्रदर्शन है, साथ ही साथ जो नुक्कड़ नाटक है, हर वो हथकंडा अपनाया जाएगा जिससे जनता को
की जाए और उसकी शुरुआत कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सपा बसपा ने आज किया है। राजेश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी योगी आदित्यनाथ की जीत को लेकर लगातार यूपी के दौरे पर हैं, कई सारी उन्होंने योजनाओं की शिलान्यास की है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है योगी आदित्यनाथ के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जिस संसदीय सीट से जीतते हैं उत्तर प्रदेश का संसदीय सीट है वाराणसी, और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो इसका सीधा सीधा असर योगी आदित्यनाथ पर ही नहीं, वो सीधा असर प्रधानमंत्री पे जाएगा। नरेंद्र मोदी के कार्य क्षमता पे सवाल उठेगा। नरेंद्र मोदी जो कभी भी अपनी छवि को लेकर काफी वो सचेत रहते हैं, कभी भी वो नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं। तो उन्हें पता है कि अगर केंद्र में सत्ता में बने रहना है तो उत्तर प्रदेश का जो किला है उसे सुरक्षित रखना होगा, उसे बचाना होगा और वहां जीत हासिल करनी होगी। तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट खोती है और सत्ता से अगर बाहर होती है तो तय मानिए कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। वैसी स्थिति में मोदी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ में जाए। यही वजह है कि आप देखेंगे पिछले एक हफ्ता में लगातार प्रधानमंत्री का धुआंधार दौरा हुआ है, अपनाए जा रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वो बचाई जा सके। ये प्रधानमंत्री की भी कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, योगी आदित्यनाथ की भी कोशिश है। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार देखिए यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की बात कर ले तो सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और जनता को लुभाने के लिए, जनता में विश्वास बनाने के लिए हुए कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। पंजाब स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की घटना सामने आई। स्वर्ण मंदिर में घुसकर एक शख्स चर्चा है जिसमें वाल्मीकि नगर को जिला बनाने पर मोहर लग सकता है और उसके बाद 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री चंपारण यात्रा पर निकल जाएंगे। कटिहार सदर अस्पताल में पीपी मोड में सिटी स्कैन सेंटर का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिले की स्वास्थ्य सेवा के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही पीपीपी मोड में संचालित सिटी स्कैन सेंटर में इसका लाभ ले सकते हैं। आज इसे शुभारंभ करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। साथ साथ जो जिला अस्पताल का परिसर है उसमें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसमें 23 करोड़ की लागत से 100 बेड का अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा है एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण 20 करोड़ की लागत से हो रहा है। मैं उस निर्माण कार्य के प्रगति का निरीक्षण कर रहा था और मुझे उम्मीद है कि
अगले वर्ष ये दोनों भवन लोकार्पित भी हो। मुंगेर के डीआईजी सिन्हा ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खड़गपुर कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर कई थानों के थानाध्यक्ष मौजूद। और चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल।
सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीडी भी उठाएगा आपकी आवाज। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। मैस जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और देखिए बुजुर्ग महिला के घर से छापेमारी की गई और भारी मात्रा में पुलिस ने शराब की बोतलें बरामद की है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उसमें जो लगातार जो है पुलिस जो है शराबबंदी को लेकर के लगातार जगह जगह पे छापेमारी कर रही है। जो इनपुट आ रहा है उस इनपुट के आधार पर छापेमारी कर रही है। और जैसा कि यहाँ पर जो मामला आया है, एक महिला जो है घर में तहखाना बना कर गई थी, उसमें शराब रख करके शराब बेचती थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसको लेकर के छापेमारी की गई और कुल 113 बोतल वहां पर से बरामद किए गए हैं और इस महिला को गिरफ्तार कर करके जेल भेज दिया गया है।
बिल्कुल इम्तियाज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर थी है मुंगेर से। लगातार अगर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाती हुई लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी बेहद सतर्क है, बेहद सजग है और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। और देखिए अब मुंगेर में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी है और पुलिस ने 14 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। ये बताया जा रहा है कि खड़गपुर सरकारी बस स्टैंड के समीप गश्ती के दौरान जमुई से भागलपुर जाने वाली बस से शराब बरामद की गई है। तो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से छापेमारी का दौर जारी है। लगातार उनकी तरफ से कड़े रुख अपनाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में अगर बात करें तो जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को शपथ दिलवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार ताजा मामला सामने आते हैं जब शराब से जुड़ी हुई पुलिस प्रशासन जो है वो बता दें कि जब्त करती है भारी मात्रा में शराब और सवाल उठने लगते हैं लोगों पर भी, सवाल उठने लगते हैं प्रशासन पर भी कि क्या डर खत्म हो गया है। तो चलिए अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई आपको एक खबर बताते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक बेतुका बयान दिया है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जीतन राम मांझी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल एक सभा को वो संबोधित कर रहे थे और उसी संबोधन के दरमियान उन्होंने जो बयान दिया है पंडितों को लेकर के, उन्होंने जो अपशब्द कहा है पंडितों को लेकर के, उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की परायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इधरों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम लड्डे दे दीजिए। और देखिए जब इस बयान ने तुल पकड़ा, जब लगातार इसको लेकर के माफी मांगने का दौर जारी होने लगा, लोग जब इसको लेकर के मीडिया में खबरें चलने लगी तो दबाव में आने के बाद जीतन राम मांझी ने माफी भी मांग लिया है। अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने माफी मांगा है। कोई अपशब्द ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अपशब्द कहा गया है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है। एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीना भद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी वीर की अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और करते थे पहले, लेकिन लोग अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं। लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं सो कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो। इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमें ये कहा है। तो बिल्कुल सुना आपने कि किस तरीके का बेतुका बयान जीतन राम मांझी ने दिया है। दरअसल पंडित और कह सकते हैं मुसहर जाति उनका वोट बैंक है और ऐसे में जो टिप्पणी, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, सवाल खड़े करते हैं। अब देखिए जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मांझी को इस तरीके के बयान देने से बचने की जरूरत है। व्यक्ति को किसी भी समाज के बारे में कोई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी से यही आग्रह करूंगा समाज में सद्भाव बने, समाज में एक दूसरे को मिलकर हम लोग चले, इस भाव से काम करना चाहिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधी बेखौफ होकर हत्या, लूट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने कार को घेरकर गोली मार दी, जिसमें कार सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों की मौत की पुष्टि के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। के लिए हमेशा इनको समझाते थे कि तुम मस्तों के चक्कर में मत रहो,
वो मेरे घर के सामने कम्युनिटी हॉल बना रहा है, जब रहे फ़ोन करे सुनील आओ। हम बोलते भी थे कि ये क्या तमाशा है, हॉल वो बना रहा है तुम्हारा। बार हम बोले थे कि नहीं मस्तों के साथ रहो ज़्यादा, मेरा बाप नहीं सुनते थे। बहुत अच्छा आदमी, सबके लिए अच्छा करना। मेरे हमसे हर चीज़ में टेंशन इस बात को लेके होता था कि तुम क्यों सबका भला करते हो, इतना दुनिया नहीं है भला का। सामान मन गाड़ी में रख दिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, मस्तू के घर के पास में मस्तू को बैठाए गली में कहीं पे। फिर आगे बाईपास से जा रहे थे तो बाईपास जाम था। वो आदमी आके पहले मस्तू को मारा। पहले तो एक बहुत जोर का से भ्रम से हुआ, तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। गाड़ी में मेरे क्या पटाखा जैसा उठा, मारा तब लगा कि गोली चल रहा है। हम अपने हस्बैंड को बचाए कि हम अपने आप को, मेरी बेटी को, हम लोग झुके अपने हस्बैंड को, हम देखे कि वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर ऐसे गए। समझ में नहीं आया मेरा पति कहाँ है, मार के चला गया वो। उसके बाद एक ही था वो जो आया था मारने। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक स्कूली छात्र का जबरन अपहरण का प्रयास का मामला सामने आया। दरअसल पीड़ित छात्र के मुताबिक कुछ बाइक सवारों ने हथियार दिखाकर उसे जबरन ऑटो से उतार लिया और बाइक पर बैठाकर भाग लिए। वहीं शोर मचाने के बाद आपको बता दें कि मिश्रवलिया गांव के पास बाइक से नीचे उसे फेंक दिया गया, जिसके बाद इस बात की जानकारी परिजनों को मिली। हालांकि अब यह मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है और अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। हम जब ऑटो में बैठे थे तो कुछ लड़के आए, जो 2 लड़के थे, और ऑटो रुकवा के मुझे पकड़कर अपने बाइक पर बैठा के ले गए। और फिर उन लोग के पास गन भी था, और जब हम चिल्लाने लगे तो वो लोग बोले कि अगर चिल्लाओगे तो गोली मार देंगे। और फिर जब मिसरवलिया जब हम पहुँचे तो हम चिल्लाने लगे, तब लोग जब इकट्ठा हुए तब वो हमको छोड़कर भाग गए। बक्सर जिले के चौसा नगर पंचायत के खिलाफतपुर दलित बस्ती का रहने वाला युवक, जिसे परिजनों ने 12 साल पहले ही मरा हुआ मान लिया था, अब वो जिंदा वापस लौट आया। दरअसल विदेश मंत्रालय की चिट्ठी से ये पता चला है कि उसका बेटा जिंदा है और अभी वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। वहीं जब मामला जिले के मुफस्सिल थाने में पहुंचा तो इसकी पहचान के लिए कुछ कागजात आए थे, जिसे पहचान करने के लिए पुलिस ने युवक के घर वालों को बुलाया तो उन्होंने उसकी तस्वीर देखते ही पहचान ली। औरतें भी अरे बोलो थाना से पता चल आगे से मेरे बतौल कि तुम्हारा सभी नाम के भाई है, तो हम कि कहा था पाकिस्तान चला गया है। कागज पत्र कुल पहचान पत्र के मांगा था, 2 कॉपी करवा के थाना में हम दिए थे। मांग करते हैं कि ये सर कि हमारा भाई मिल जाएगा तो ठीक है ना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।